And at the moment with us, I think he's been waiting for some time, Mr. Hemant Kamble. Hemant Kamble ji, namaskar. नमस्कार. Thank you so much for waiting, sir. So nice of you. Wonderful to have you with us. he doesn't seem to be a victim of police atrocities in Yes, Konkan. लग रहा है. अब बहुत फ्रेश लग रहे हो. बिल्कुल बहुत कोई बहुत टेंशन बहुत नहीं है. बहुत बहुत फ्रेश लग रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है पुलिस वाले आपको देख करके भाग गए होंगे सर. मुझको ऐसा लग रहा है. लेकिन सर ये तो बता दो, ये आखिरकार महाराष्ट्र में हो क्या रहा है सर? मेरी तो समझ के बाहर है. मतलब मैं अभी तक समझ नहीं पाया. ये सवाल मैं आपसे बार बार पूछता हूँ, ये कर क्या रहे हैं सर? सर 17 साल हो गए मुंबई गोवा हाईवे को. अभी तक वहाँ पर जो 38 के 39 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ. उसकी हालत ख़राब है. मुंबई की जो रोड्स हैं अभी अभी जो रिपेयर हुई थी वो फिर उखड़ गई हैं. मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर? बेस्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं बेचारे, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनकी फिर वैसी की वैसी दुर्दशा है. उनको प्रॉमिस किया गया कि वी आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मनी. वन पर्टिकुलर यूनियन, एक पर्टिकुलर जो यूनियन थी उसको कॉन्टैक्ट किया गया. जो वर्कर जो थे, जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, उनको अलग कर दिया गया. मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन हियर सर? मतलब इज द गवर्नमेंट सीरियस अबाउट रनिंग महाराष्ट्र प्रॉपरली और व्हाट? हेमंत कामले साहब. राजू जी नमस्कार, और प्रदीप जी आपको भी नमस्कार. बहुत बड़े अंतर के बाद मैं आपको ज्वाइन किया. मैंने बीच में कुछ तबीयत नासाज होने के कारण मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाया था, और खुशी हुई कि आपको देखकर. और इसके पहले का डिबेट भी मैं सुन रहा था. अब देखिए, आपने बात की पहले तो मुंबई गोवा हाईवे की. तो मुंबई गोवा के हाईवे के उस आंदोलन का एक हिस्सा मैं जरूर बना. पूरी तरह मैं वॉक नहीं कर पाया वहां पर. जो पदयात्रा थी वो पदयात्रा में नहीं था मैं, लेकिन मैं वही वहां पर था. अब देखिए, आपने एक सवाल पूछा कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन महाराष्ट्र. करप्शन इज ऑन द पीक इन महाराष्ट्र. मुंबई गोवा हाईवे की जो बात करते हैं, मुंबई गोवा हाईवे के सब फिगर्स आपके पास आ गए होंगे. 15,556 66 करोड़ का खर्चा आपके पास फिगर्स आ गए. 500 किलोमीटर का रास्ता है. अब देखिए 32 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर का खर्चा हुआ है, लेकिन हमारे रास्ते की हालत वैसे की वैसी है. अब देखिए, एक आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन आपको बताता हूँ कि उस मीटिंग को खत्म करके हमारी जो शालिनी ठाकरे है, जो हमारे पार्टी की जनरल सेक्रेटरी, उसकी मर्सिडीज गाड़ी, फॉर्मेटिक मर्सिडीज गाड़ी वहां से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पर उस गड्ढे में फंस गई. और सस्पेंशन खराब होने के कारण रात के अंधेरे में, सब लेडीज थी वहां पर, ड्राइवर के साथ थे, लेकिन लेडीज गाड़ी उनकी बंद पड़ गई. अब देखिए कि नॉर्मल पब्लिक ऐसे कितनी हादसों को झेलता होगा. 2010 से लेके 2023 तक 2,500 लोगों ने अपनी जानें गंवाई. कितने ही व्हीकल्स मतलब एक्सीडेंट प्रोन हो गए, तो खराब हो गए होंगे या खत्म हो गए. और जो खर्चा है इस रोड का वो कितना है, एवरेज आप निकालो तो 32 करोड़ पर किलोमीटर. आप अगर समृद्धि एक्सप्रेस की अगर बात करें तो लैंड एक्विजिशन के साथ इसका खर्चा हो गया 8 से 9 करोड़ रुपया. लेकिन यहाँ पर 32 करोड़ रुपया पर किलोमीटर खर्चा होने के बावजूद भी अगर ये हालात है तो हम क्या कह सकते हैं. अच्छा, ये बात सिर्फ कोंकण मतलब मुंबई गोवा हाईवे की है नहीं. आप मुंबई नासिक हाईवे पर जाइए, वैसे ही हालात है. आप मुंबई के रास्तों पर हम कितनी बार इस पर बात कर चुके हैं. अभी 15 दिन पहले तो मैं इसके लिए आंदोलन कर चुका हूँ. आप मुंबई हाईवे पर जाइए, मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जाइए, वेस्ट ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जाइए, या इंटरनल रोड्स पर जाइए. 1 किलोमीटर कोई ऐसा रास्ता बताइए कि 1 किलोमीटर का रास्ता जहां पर कोई गड्ढा नहीं, ना कोई ये है जी. सिर्फ आपको रास्ते मिलेंगे मंत्रालय के सामने, नेपेन सी रोड और मलबार हिल. ये रास्ते आपको मास्टिक के बहुत अच्छे क्वालिटी के. मैंने आज तक कभी सुना नहीं है किसी की मंत्रालय के सामने के रास्ते पर गड्ढे हैं और वहां पर किसी मंत्री की गाड़ी उस गड्ढे में अटक गई. ना कभी नेपेन सी रोड या मलबार हिल या जहां पर ये मंत्री सब रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, जो उनके बंगले हैं, वहां पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती. लेकिन आम पब्लिक जहां पर भी जाते हैं तो 1 किलोमीटर का आप रास्ता, आप चाहिए तो आपके कैमरा में भेजिए, और कहीं पर 1 किलोमीटर का रास्ता जहां पर बिना गड्ढे का रास्ता रहेगा तो ढूंढ कर निकालिए.
काबले साहब, राज ठाकरे जी ने अपार्ट फ्रॉम द बैड रोड्स, उनके कहने पर पूरे मनसे के सभी लीडर्स सीधा मैदान में उतर गए एंड यू स्टार्टेड वॉकिंग। आप कहीं चले, अलग अलग मनसे के लीडर्स अलग अलग जगह से वो यात्रा शुरू कर दिया। लोगों को हाईलाइट करना था कितने खराब रोड है, और राज साहब का कहना था कि सरकार को कन्विंस करो कि कितना खराब है, एंड यू डिड इट। राज साहब ने आगे जाके यह भी बोला कि कोंकण वासियों को संभल कर रहना पड़ेगा। दिस इज अ बिग कॉन्स्पिरेसी। आपका जो जमीन है वो कम रेट में खरीद के ये जो मिडिल मैन है वो हाई रेट्स में बेच के पैसा बहुत जबरदस्त मुनाफा कमा रहा है। कोंकण के रहीवासी को इस तरफ से जानकारी होना चाहिए। कोंकण के रहीवासी जो जितने भी हैं, दे शुड नॉट बी स्वेड। डोंट सेल योर प्रॉपर्टीज एट अ लो प्राइस। बार बार राज साहब ने चेतावनी दिया अपने स्पीच में। क्या यह भी एक बहुत बड़ा एक्टिव सजेशन है ठाकरे साहब के, राज जी की तरफ से, कि द कोंकण वासी शुड बी, यू शुड अर्न मनी, आपको यू शुड बी अर्निंग मनी, नॉट सम थर्ड पर्सन। हाउ डू यू सी दैट सर कामले साहब? देखिए, ये इस कंटेक्स्ट में कहा उन्होंने कि आपने देखा कि नाणार जो प्रोजेक्ट है, तो नाणार का ग्रीन प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, तो वहां की जमीन जिन्होंने खरीदी, मतलब जिनकी जमीन है उनके नामो निशान नहीं वहां पर। आपको नाम सब मिलेंगे, अग्रवाल, कोई क्या बापना, मतलब अलग किस्म के नाम है। तो ये जमीन कैसे खरीदी गई? मतलब जमीन के रेट्स वहां पर जो है वो इतने कम दामों में खरीदी गई। और जब एक्विजिशन होता है, अब कल ही मैंने किसी से सुना कि भाई 17 करोड़ रुपए उनको मिले ये रोड के, मतलब शायद वो समृद्धि महामार्ग में गए तो किसान को 17 करोड़ रुपए मिले जमीन का, जो उनकी जमीन गई रास्ते में। तो आप समझ लीजिए कि जो किसान को अगर मिलते हैं पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कोई हाईवे या कोई प्रोजेक्ट तो आता है तो इसकी पहली जो खबर है या तो ब्यूरोक्रेट्स को होती है या तो फिर उनके मंत्रियों की और इनके जो नजदीकी होते हैं उनको होती है। तो इसके लिए लैंड एक्विजिशन के पहले ही जमीन खरीदी जाती है कम कीमत में, और फिर उसको भारी मुनाफे पर बेची जाती है सरकार से, वो मुनाफा वो कमाते हैं। तो यही उन्होंने एक अवेयरनेस के लिए लोगों को कहा है। और कोंकण के लोग बहुत भोले हैं, उनको इन सब बातों से इतना कि पहली बात तो वहां के जो लीडर्स है, लोकल लीडर्स है, वहां के एमएलए हो, एमपी हो, तो पिछले हम 1960 से भी पकड़े तो कितने सारे एमएलए एमपी हो गए। फिर कोंकण की जिस तरह की हालात है कि भाई वहां पर आपको क्या देना है, अच्छे रोड्स दे रहे, बस दूसरा कुछ नहीं देना। वहां का टूरिज्म इतना आपको मुनाफा देगा कि गोवा जाने की जरूरत ही नहीं है। कोंकण में इतने सारे बीचेस है, जंगल सफारी है, रिसोर्ट्स है, वाटरफॉल्स है, मतलब एंशिएंट फोर्ट्स है जो शिवाजी महाराज के जमाने के, बहुत सारे पुराने मंदिर है जो 2000 साल 3000 साल पहले के मंदिर है। तो वहां पर टूरिज्म बहुत अच्छी तरह डेवलप किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां के जो लोकल लीडर्स है, और सबसे ज्यादा वहां पर शिवसेना को रिस्पॉन्स दिया था। सबसे ज्यादा वहां पर एमएलए कौन थे? शिवसेना के थे। एमपी किसके थे? शिवसेना के थे। ग्राम पंचायत किसके पास? शिवसेना के पास थी। अब शिवसेना के दो टुकड़े वो बात अलग है, लेकिन शिवसेना ने पिछले 25 से 30 सालों से कोंकण में राज किया था। अब वहां के जब लोकल लीडर्स वहां के पब्लिक का अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं करती है, इसके लिए राज साहब ने ये कोंकण के लोगों को अपील की है कि भाई अपनी जमीनें बेचो मत। आने वाले समय में ये रास्ता बनेगा, ये सब होगा तो प्रॉस्पेरिटी जो होगी तो उसका फायदा आपको होना चाहिए। ये इनका कंसर्न था। हेमंत जी, बिगेस्ट अभी राज साहब का फोकस टोटली आज के तारीख में कोंकण है। अब भले अमित जी मराठवाड़ा में जा रहे हैं, अलग अलग पूरे रीजन्स में जा रहे हैं, महाराष्ट्र के पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, बट योर फोकस राइट नाउ इज इन कोंकण। योर फोकस इज एब्सोल्युटली इन कोंकण। बट वहां के कोंकण के फार्मर्स की समस्या, आज देवेंद्र फडणवीस जी इस चीज को गर्व के साथ बोलते हैं कि 1 रुपया जो पीक बीमा है उससे जबरदस्त फार्मर्स को रिलीफ हुआ है। फार्मर्स बहुत जबरदस्त तरीके से इस चीज को फडणवीस को तारीफ कर रहे हैं कि आपने अच्छा किया। बट द एक्चुअल जो स्टेट है जो फार्मर्स के, दे आर रियली इन अ बैड कंडीशन। फार्मर्स इसलिए भी ज्यादा बारिश हो गया तो भी तकलीफ, कम बारिश हो गया तो भी तकलीफ, एंड स्पेशली कोंकण बेल्ट में भी देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद द फार्मर्स आर कंसर्न। बहुत सारे हमको लोकल रिपोर्ट्स आए कि बहुत सारे पीक बीमा के ऑफिस
ये किधर है, वो डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं है कहां पर है, ऐसे ये हालात है। और फिर 72 आवर्स में वो पूरे जो क्रॉप का नुकसान हुआ, पंचनामा होना, सर्वे होना, ये कुछ नहीं हो रहा। फार्मर्स को बहुत दिक्कत हो रहा है। आपने पदयात्रा किया, मनसे के अलग अलग लोगों ने पदयात्रा किया कोंकण, फार्मर्स का क्या हालत है हेमंत जी? हाउ डू यू सी दैट? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद फार्मर्स? आर दे कन्विंस्ड दैट देवेंद्र फडणवीस हैज डन अ गुड जॉब? देखिए कैसे है ना कि कोंकण में जो एग्रीकल्चर है वो ज्यादातर राइस एंड नाचनी और इस तारीफ का, और दूसरा है कि आपका मैंगोज एंड कैशूनट्स। तो ये जो भी ये पीक बीमा और इसकी बात कर रहे हैं, इसका फायदा या तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में होता है, थोड़ा बहुत मराठवाड़ा में, विदर्भ में थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादातर इसके जो भी फायदे होते हैं वो उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र में ज्यादा लिया जाता है। तो ओवरऑल महाराष्ट्र को इसका कोई मतलब सब फार्मर्स को इसका फायदा होता नहीं है। सेकेंड थिंग, कुछ थोड़ा सा करो और उसका प्रोपेगेंडा करके आपने ये किया, हमने ये किया, ये जो किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि देखिए कि फडणवीस जी हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, जो भी, या फिर एकनाथ शिंदे हो, जो भी सीएम बन के गए, तो ये इसमें से कोई खेती करने वाला सीएम नहीं था। जब वो खुद खेती करेंगे, जब खुद किसान होके अगर आए होंगे, तब उनको किसान की प्रॉब्लम समझ में आएगी। प्रॉब्लम हमारी यही है ना कि ये जो हमारे एक मिनिस्टर्स है वो जमीनी जो हकीकत है उससे वाकिफ नहीं है। इसके लिए हमारे किसानों के प्रॉब्लम हो या जो भी बुनियादी प्रॉब्लम हमारे सॉल्व नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं आपको देखिए अभी जो बारिश के जो हालात है, बारिश जिस तरह से कम हुई है इस बार, अभी सितंबर में कितनी बारिश होगी पता नहीं, लेकिन अगर बारिश इसी तरह रही और इसकी फ्रीक्वेंसी इसी तरह रही तो इस साल सूखे की पूरी पूरी आशंका है महाराष्ट्र में। हमारे अनिल सिदोरे जो जनरल सेक्रेटरी हमारे नेता है पार्टी के और ऑक्सफैम से जुड़े हुए थे, उन्होंने आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर कि उन्होंने आगाह किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि आपको इसको बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा कि जिस तरह से हालात महाराष्ट्र में है बारिश के, तो आने वाले समय में अगर बारिश ठीक से नहीं होती तो पूरी तरह सूखे की हालात पैदा हो सकते हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको ठीक तरह से इसके जो भी जायजा लेके जो भी उनको कदम उठाने चाहिए। Hemant ji, Aditya Thackeray recently he just told that BJP, he's criticized the BJP. BJP ने दो पक्ष को फोड़ा और एक कुटुंब, एक फैमिली को टोटली डिस्ट्रॉय किया। बोला दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी। दे आर ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड, फोर्सिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड, और फैमिली और कुटुंब को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। संजय राउत जी ने ऐसे मूवमेंट पे आपका राज ठाकरे साहब का बहुत तारीफ किया। बोले कि राज ठाकरे साहब जब पार्टी छोड़े तो चिन्ह के लिए झगड़ा नहीं किया, पार्टी सिंबल के लिए झगड़ा नहीं किए, पार्टी के लिए झगड़ा नहीं किए, वो खुद गए, अपना खुद का पार्टी एस्टेब्लिश कर दिया, अपना सिंबल सब अलग कर दिए बिना झगड़े के। नाउ सडनली दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ राज ठाकरे जी, एंड इन द फियर्स वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स जिस प्रकार से पोचिंग हो रहा है, अजित दादा अलग हो गए, एकनाथ शिंदे अलग हो रहे, हाउ डू यू सी द प्रेज ऑफ संजय राउत टू राज साहब ठाकरे साहब? हेमंत जी नहीं, देखिए कैसे है ना कि संजय राउत जी को अगर इस तरह की अगर बुद्धि मिलती है, ऐसे विचार उनके बनते हैं, तो मैं समझता हूँ ठीक है वो कुछ सोचने लगे बीच में, मतलब जिस तरह से वो बातें करते हैं तो मुझे लगता है वो मेंटली बहुत सारे डिस्टर्ब है ऐसे लगते हैं मुझे। तो आज उन्होंने ये बात क्यों कही मुझे पता नहीं, या आज या जब भी पूरी बात कही, लेकिन एक बात कहता हूँ कि महाराष्ट्र में जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन्होंने क्या किया, मतलब कांग्रेस ने इसे शुरुआत की थी। कांग्रेस ने शिवसेना तोड़ के छगन भुजबल और वो उनके साथ गए थे, फिर नारायण राणे गए थे, फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी वही किया। उन्होंने आज शिवसेना को तोड़ दिया, फिर राष्ट्रवादी को तोड़ दिया। लेकिन तोड़ दिया मतलब क्या है कि एकनाथ शिंदे जी 40 एमएलए लेकर गए, और अजित पवार कितने लेके गए, या पूरी राष्ट्रवादी उधर गई है, शरद पवार जी को ये सब पता है, ये अब तक तो बड़ा सस्पेंस है। जबकि मैंने आपके ही डिबेट में कहा था कि स्क्रिप्ट इज वेरी गुड, एक्टिंग इज वेरी गुड एंड कास्टिंग इज वेरी गुड, तो पिक्चर सुपर हिट जाएगी। तो वैसे ही ना कि ये आदित्य ठाकरे जी कितना भी आरोप करें, उन्होंने क्या किया था महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ, जब अमित ठाकरे बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, तभी उन्होंने 2017 में हमारे 7 में से 6 कॉर्पोरेटर लेकर गए थे। वो तो तभी वो परिवार ने तोड़ा था, तभी वो पार्टी नहीं तोड़ी थी।
जब आपके पार्टी से लोग बाहर जाते हैं तो वो गद्दार होते हैं, और आप जब दूसरे के पार्टियों से लोगों को लेके आते हैं तो आप क्या बनते हो? मतलब डेफिनेशन गद्दारी की आपके हिसाब से बदलते हो। तो मुझे लगता है आदित्य ठाकरे जी को ये बात समझनी चाहिए। जब आपकी पार्टी टूटती है तो आपको दुख होता है, वैसे ही दूसरे के पार्टियों के लोगों को आप तोड़ के लेके जाते हो। तो आपने अब 50 करोड़ का जो हिसाब लगाया कि हर एमएलए को 50 करोड़ लेके गए दिया गया, इसके लिए इन्होंने पार्टी छोड़ी। मतलब 50 क्या क्या बोले थे उन्होंने? 50 खोके, 50 खोके, सगळे ओके। आप मुझे बताइए ना कि हमारे जब कॉर्पोरेटर लेके थे आपने कितने खोके दिए थे उनको? आदित्य ठाकरे के पास जवाब है इसका? या उद्धव ठाकरे इसका जवाब देंगे? या 50 खोके मतलब 50 करोड़ रुपए का हिसाब आपने कैसे ले गया? तो हम पूछते हैं कि भाई आपने हमारे जब कॉर्पोरेटर तोड़े थे तब उनको कितने खोके दिए थे आपने? लेकिन ये बताएं सर, आज की तारीख में जिस तरीके से अभी पॉलिटिक्स चल रही है महाराष्ट्र में, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक जगह पर जहां पर एमएनएस थोड़ी कम पड़ जाती है, थोड़ी सी, वो है इन टर्म्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द ग्राउंड। संगठन जो है वो ग्राउंड पर जो है, क्या अब उसमें सुधारीकरण हो गया है? क्या अब वो बहुत ताकतवर हो गया है? आर वी देयर इन एवरी विलेज, एवरी तालुका, एवरी डिस्ट्रिक्ट, और इज देयर स्टिल सम वर्क टू बी डन? हेमंत कामले जी। See, in terms of organization, we have a presence in each and every part of the Maharashtra. आप विदर्भ में जाइए, आप चंद्रपुर गोंदिया में जाइए, आप यहाँ पर कोकण के बांदा में जाइए, बांदा वेंगुर्ला एक बॉर्डर है, आप यहाँ पर पालगढ़ बहाडू की बाउंड्री है, वहां पर जाइए। कोई भी ऐसा एक हिस्सा बताइए जहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का अस्तित्व नहीं है। अभी बीच में अमित ठाकरे कहाँ गए थे? नंदुरबार, और उस साइड वो जब दौरा कर रहे थे धुलिया नंदुरबार बाउंड्री पर गए थे वो। देखिए प्रॉब्लम, एक बात बताता हूं आपको कि शिवसेना 1966 में फॉर्म हो गई जी, और 1985 तक वो जूझ रही थी। मतलब 19 साल तक उनके पास ना कोई एमएलए थे, ना कोई एमएलए, एक दो आते थे, वामनराव महाडिक थे, कभी छगन भुजबल थे, कभी विधान परिषद पर प्रमोद नवलकर जाते थे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना, एक ऑर्गेनाइजेशन को उस स्ट्रक्चर को मजबूत करना, उसके लिए टाइम तो जाता है, वक्त जाता है। और दूसरी बात तो आज की तारीख में जिस तरह धन का उपयोग इस राजनीति में हो रहा है, उसमें हम कहीं पर कम है, ऑर्गेनाइजेशन में कम नहीं है। नहीं तो एक बात बताइए राजीव जी, कि शिवाजी पार्क हो, सोलापुर हो, औरंगाबाद हो, कहीं पर भी जब राज ठाकरे साहब की सभा लगती है तो हमें पैसे देकर लोगों को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अजित पवार ने कबूल किया था, और आप शायद आप भी कबूल करेंगे जी, कि हमें जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर कमजोर होता तो इन सब बातों की हमें जरूरत पड़ती, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कमजोर होता। लेकिन हेमंत कामले जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी बिकॉज यू नो आई एम वेरी इमोशनली इन्वॉल्व्ड ओवर हियर। ये मुझे बताइए, देन हाउ इज इट that the Aam Aadmi Party has been able to succeed where MNS has not been able to succeed? जैसे आम आदमी पार्टी की दो जगह पर अभी सरकार है, उनके 13% वोट जो हैं वो गुजरात में है। आई एग्री, एमएनएस ने क्लियर कट कह दिया है कि भाई हमारा दायरा जो है वो महाराष्ट्र ही रहेगा। तो महाराष्ट्र में ही आज की तारीख में मिनिमम 2 या 3 कॉर्पोरेशन तो आपके हाथ में होनी चाहिए थी। हेमंत कामले जी, तो देखिए आप उसका अगर कंपैरिजन आम आदमी पार्टी से होता है, तो आम आदमी पार्टी जिस दिल्ली से जीत कर आती है, वहां की पॉपुलेशन और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मेन एजेंडा क्या है कि मराठी माणूस और मराठी माणूस का हक और महाराष्ट्र की अस्मिता। हम महाराष्ट्र की बाउंड्री में खेल रहे हैं। अब जहां तक कॉर्पोरेशन की बात है तो कहां पर शुरू होते हैं? मुंबई, ठाणा, नासिक, ये मेन कॉर्पोरेशन है। पिंपरी चिंचवड जी, तो वहां पर कुछ एस्टेब्लिश पार्टी है, जैसे राष्ट्रवादी के पास पिंपरी चिंचवड है। नासिक में हमने जरूर सत्ता लाई थी हमारी 2012 से लेकर 2017 तक, लेकिन फिर फडणवीस जी आए, बोले कि मैं इसको अडॉप्ट करता हूँ, और देखिए मैं कैसे नासिक को करता हूँ। नासिक को जिसको हमने अच्छी तरह बनाया था, उसको बिगाड़ने का काम फडणवीस जी ने किया। अब कैसे है कि यही बात है कि देखिए एक पार्टी बनने के लिए कुछ लीडर्स बनने पड़ते हैं।
आपको एक उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ, जब सचिन तेंदुलकर अच्छे बैट्समैन थे तो अच्छे मतलब टीम अच्छी नहीं बन रही थी, लेकिन सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी है तो टीम बन गई, तो वो स्ट्रक्चर बनते गया, अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते गए। अभी हमारे प्लेयर्स बन रहे हैं, जो लोकल लीडर्स है वो बिल्ट और कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। देखिए थाना में अविनाश जाधव है, हमारे संदीप देशपांडे है, वहां पर आप ग्रामीण महाराष्ट्र में जाओ, यवतमाल वगैरह वो राजू उम्बरकर है, आप सोलापुर में जाइए वहां पर दिलीप धोत्रे, शायद ये नाम से आप वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन ये लोग वहां पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संतोष नागरगोजे जिन्होंने सॉइल टेस्टिंग लैब जो किसानों के लिए शुरू किए, तो वहां जहां जहां पर लोकल लीडर्स है वो अभी कहीं ना कहीं पनप कर ऊपर आ रहे हैं। तो इसके लिए आने वाले दिनों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो वो इतना मजबूत रहेगा। फिर आपका जो सवाल है कि कॉरपोरेशन क्यों नहीं है हमारे पास, या ये सब आ जाएंगे आने वाले दिनों में, आपको ये फर्क दिखेगा। और सेकंड थिंग, इस महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, दोनों शिवसेना, इन सब ने जो कीचड़ बना के रखी है, इससे कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र की जनता उब गई है, और उनके लिए एक सक्षम पर्याय जो है, एक सक्षम ऑप्शन जो है जी। वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से आपको दिखाई देगा। और इसके लिए आने वाले दिनों में ये जो आपकी मतलब ये इमोशनल आपका जो ये है वो आपको कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई देगा कि जरूर Wonderful. वहां I'll be the happiest person in the world. I'll be very frank with you. Yeah, I know that. I promise to sing on television. जिस दिन ऐसा होता है, जिस दिन आप पहली कॉर्पोरेशन जीतेंगे, I promise I'll actually sing. But I'll tell you what, we are getting very good reports from our reporters. हमारे जितने भी पुराने स्ट्रिंगर्स, पुराने रिपोर्टर्स, पुराने जर्नलिस्ट, जितने भी लोग हमारे साथ टच में हैं और अभी तक हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अमित ठाकरे जी इज रियली डूइंग वेरी वेल, मतलब बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, सुनने में ये रहा है। सो इज दैट, हाउ डू यू व्यू दैट सर? हेमंत कामले। देखिए, अभी अमित ठाकरे जी ने ये जो जागर यात्रा का पूरा जो कमांडिंग इसमें थे वो अमित ठाकरे थे, जो मुंबई गोवा है के। फिर आप देखिए कि जो मुंबई सीनेट इलेक्शन है उसको पूरी तरह लीड कर रहे थे जी। फिर स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे जैसे एनवायरमेंट पे वो काम कर रहे हैं, तो पोल्यूशन के इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत सारे जो महाराष्ट्र के बुनियादी प्रॉब्लम्स है, बुनियादी समस्या, इस पर आपको अमित ठाकरे जी बहुत अच्छी तरह लीड करते दिखाई देंगे और इन सभी मुद्दों को सरकार के सामने लाने के लिए वो अच्छी लीड लेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत ही शांत है वो, लेकिन ये शांत उनका जो स्वभाव है वो शांत आने वाले दिनों में इस महाराष्ट्र के राजनीति में भूचाल जरूर लाएगा, आप देख लीजिए। फडणवीस साहब, हेमंत जी, फडणवीस साहब बोलते हैं कि आई हैव डेवलप्ड कोंकण लाइक नथिंग बिफोर। बोले कि देखो चिप्पी सिंधुदुर्ग में एयरपोर्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल कर दूंगा प्रॉब्ली द 1st of September। ही टॉक्स अबाउट हैविंग वंदे भारत, बोले वंदे भारत को इंट्रोड्यूस करूंगा। बोले ऑलरेडी काजू बोर्ड को हमने वहां पर एस्टेब्लिश किया और काजू बोर्ड इज डूइंग अ फैंटास्टिक सर्विस वेयर बाइंग कैजूस फ्रॉम द फार्मर्स वाज कंसर्न्ड। रेलवेज डेवलपमेंट, स्टेशन जितने भी उसका रिडेवलपमेंट जिस प्रकार से चालू है। He says we have done a lot for development of Konkan and NVA has destroyed it. How do you see, Hemant ji, has the claims of Fadnavis, does it stand? क्या वो सच बोल रहा है? Has Konkan really developed, Hemant ji? नहीं, देखिए कैसे ना कि फडणवीस जी कोंकण में कितने बार गए, ये पहला बड़ा सवाल है मेरे लिए। सबसे बड़ा सवाल है कि फडणवीस जी कोंकण में कितने बार गए, आपको वहां के आपके लोकल लीडर्स क्या इनपुट देते हैं और उसके ऊपर आप अगर कमेंट करते कि वंदे भारत गई, इसके लिए वंदे भारत मतलब कोंकण से पास हो रही, इसके लिए कोंकण का विकास हो गया, तो गलत है। चिपी का एयरपोर्ट हो गया, तो चिपी के एयरपोर्ट पर कितने लोग कोंकण के जाएंगे और कितने लोग अफोर्ड करेंगे, पूरे कोंकण को इसका कितना फायदा। एक आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ प्रदीप जी, राजीव जी, हमारे कोंकण में जो मैंगो के कल्टीवेशन है वो है करीबन 1,76,000 हेक्टर और कैशूनट की जो है 1,92,000 मतलब 1,92,000 हेक्टर।
अब बताइए कि कोंकण जो है शुरू होता है घोलवड ये डहाणू से और खत्म होता है वेंगुर्ला बांदा सावंतवाड़ी। इतने बड़े मतलब 720 किलोमीटर के जो बे है, अपना समुद्र किनारा है, आपके पास फिशरीज की जो ये होनी चाहिए, रिसर्च सेंटर होना चाहिए, वो आप बनाते हो नागपुर में, जबकि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा किनारा कहां पर है? तो कोंकण में। किस बात की बात, मतलब किस प्रोग्रेस की बात करते हैं फडणवीस जी? आप कैशू बोर्ड की बात करते हैं, तो कैशू को क्या रेट देते हो आप वहां पर? वहां के जो फार्मर्स हैं उनको क्या रेट मिलता है वहां पर? आपने कभी उसकी या उसके या कैशू नट हो या मैंगो, उसके बाय प्रोडक्ट के लिए कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज या कौन से रिसर्च सेंटर वहां पर खड़े किए आपने? देखिए, ये बात करने की, तो आपने अगर इतनी बात करते हो तो देखिए, कोंकण में 4 जिले आते हैं, पालघर, ठाणे, रायगढ़, 5 रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। आपको कोंकण में कुछ करना है ना, तो पहले कोंकण के ये 2 डिस्ट्रिक्ट है, आपने सिर्फ सिंधुदुर्ग को टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट करके उसको दर्जा दिया है। आप रत्नागिरी को भी कोंकण टूरिज्म का दर्जा दीजिए। देखिए, कोंकण में सबसे ज्यादा टूरिज्म तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। आपको फडणवीस जी के पास डेटा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बुनियादी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोंकण को एग्जैक्टली चाहिए क्या। कुछ नहीं चाहिए, वहां पर सिर्फ अच्छे रोड्स दीजिए। देखिए, टूरिज्म वहां पर इतना पनपेगा, वहां पर इतना फलेगा फूलेगा कि वहां के लोग यहाँ पर माइग्रेट नहीं होंगे। वहां से लोग मुंबई में या पूरा या इस सिटीज में जॉब के लिए जाएंगे नहीं। वहां पर जॉब की जरूरत ही नहीं है हमें। हमें अच्छे रोड्स दीजिए, वहां पर इतना अच्छा टूरिज्म है, समुद्र किनारे है, बहुत सारे बीचेस है, वर्जिन बीचेस है, लोग गोवा की तरफ जाएंगे नहीं। तो फडणवीस जी इसको बुनियादी हकीकत को जरा समझे, तो वो बात करें तो समझ में आए। सिर्फ आप वंदे भारत लेके जाते हो और चिपी का एयरपोर्ट बनते, इसका मतलब कोंकण का विकास हो, ऐसा तो नहीं है। हेमंत कामरे जी, कहने का मतलब ये हुआ, जो आपकी बात से जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि जिस प्रकार एक ज़माने में विदर्भ के लोग कहा करते थे, फडणवीस साहब भी विदर्भ के ही हैं, आदरणीय नितिन गडकरी साहब भी वहीं के हैं, कि जिस प्रकार विदर्भ को विकास के मामले में नज़रअंदाज किया जाता था, वही चीज़ शायद कोंकण के साथ भी हो रही है अभी। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग सर? जी बराबर है। अभी देखिए, वहां पर आज विदर्भ ने नहीं बोला तो 3 से 4 चीफ मिनिस्टर तो दिए। मारुतराव कन्नमार हो गए, सुधाकर राव नाइक हो गए, वसंतराव नाइक हो गए, खुद फडणवीस साहब हो गए जी, सब वहां से ही बने थे। अब कोंकण में नारायण राणे जी और मनोज जोशी बने चीफ मिनिस्टर। लेकिन जो विजन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो लोकल जो वहां के एमएलए हो, एमपी हो या मिनिस्टर जो बनते हैं, आज की तारीख में 15 एमएलए है कोंकण से, उसमें से 13 एमएलए सरकार में शामिल है। 4 एमपीज है, 4 जो सांसद है, उसमें से 3 है वो सरकार में शामिल है, केंद्र सरकार में। उसके बावजूद एक हमारा 500 किलोमीटर का रोड बन नहीं पा रहा है। तो विजन का कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम है ना, विजन नहीं इनके पास कि इनको कोंकण। और आज की तारीख में जहां तक विजन का प्रश्न है, एक लीडर तो है विजन के साथ और सिंसेरिटी और इंटेग्रिटी के साथ, और वो है राज ठाकरे। सीधी सादी बात उसी है विजन को हम सामने रखकर हम काम कर रहे हैं। जी, दुरुस्त बात। हमारे पास विजन है, लेकिन हमारे पास पावर नहीं है। जिनके Correct. पावर है उनके पास विजन नहीं है। Correct. So time for people to vote for Raj Thakre. Let's be very clear. As far as we are concerned, it is time for the people of Maharashtra to vote for Raj Thakre. Otherwise, go on suffering. अभी तक आप लोग सफर कर रहे हैं और भी करिए, आपके ऊपर है। वोट आपका, मर्जी आपकी, सरकार आपकी। आफ्टर ऑल, आफ्टर दिस यू कांट रियली ब्लेम एनीवन। इसके बाद भी अगर वोटर सामने से जो कुछ भी देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर है, देन यू कांट कंप्लेन साहब। एक बार अगर आपने कोई सरकार आपने पावर में ले आए, देन हाउ कैन यू कंप्लेन? जी, एक मैं बात बताता हूँ कि वर्ल्ड लेवल पर ऐसे बोला जाता है कि टाइगर्स जो है कम होते जा रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर जी, लेकिन कोंकण में जो है जो टाइगर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अब कैसे? अब देखिए, वहां से शुरू हो जाए तो नारायण राणे साहब सिंधुदुर्ग के टाइगर है, फिर आगे आइए तो उदय सामंत साहब वो रत्नागिरी के टाइगर है, फिर उसके आगे आइए तो रामदास कदम वहां के टाइगर है,
फिर वहां पर आप आके आइए तो भास्कर जाधव उधर के टाइगर है। तो टाइगर्स की संख्या बहुत बढ़ रही है। बाहर के जो मतलब वर्ल्ड लेवल पर टाइगर्स को हम कैसे पहचानते हैं कि भाई जो स्ट्रिप वाले टाइगर होते हैं, भाई बंगाल टाइगर्स बोलते हैं हम बोलते हैं उनको चीता बोलते हैं, हम पैंथर बोलते हैं। हमारे यहाँ पर सब टाइगर्स का नाम है दादा साहब, दादा भाई, सेठ, ऐसे नाम से हमारे टाइगर जाने थे जिनके पास विजन नहीं है। इनका विजन अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए विजन है। पूरे कोंकण का अगर इनके पास विजन होता तो ये सिर्फ रोड तो हमारा ठीक होता, बाकी तो आप छोड़िए। राइट हेमंत बाकी कामले तो जी, छोड़िए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। वी ऑलवेज गेट न्यू Thank you. इनसाइट्स व्हेनेवर वी टॉक टू यू। थैंक यू सो मच, Thank you. ऑल द बेस्ट। Thank you. वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, भवानी, भारत, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। Thank you. That was nice, Mr.